स्वागत है। हम सेंटेंस बनाना सीख रहे थे, उसी कड़ी में कल हमने वर्ब के बारे में और जो बी वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज सेंटेंस किसी कड़ी में हम प्रोनाउन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे 9th क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने प्रोनाउन पढ़ लिए थे, कितने टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। हमें अब सेंटेंस बनाने में प्रोनाउन का कैसे यूज करना है उसके बारे में देखना है। तो पहले प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम की आवश्यकता किस लिए पड़ी कि जब कोई बड़ा सेंटेंस या कोई किसी भी पैराग्राफ हम यूज करते हैं तो उसमें संज्ञा को बार बार लिखते हैं तो पुनरावृत्ति होती है, तो उस कारण वह वाक्य सही प्रयुक्त नहीं होता है। इसलिए वाक्य की जो ब्यूटी सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अगर बार बार हम राम का नाम लेंगे तो जो वाक्य की सुंदरता है वो बढ़ती नहीं, इसलिए उसकी जगह वह या अन्य जो जितने भी प्रोनाउंस हैं जहां पर जिनका यूज करना है हम उनका यूज करते हैं। इसलिए प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जिनका यूज नाउन की जगह किया जाता है। तो वे वर्ड्स जिनका यूज किसकी जगह किया जाए, नाउन्स की जगह किया जाता है, उनको प्रोनाउन कहा जाता है। यानी वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हमें अभी सेंटेंस बनाने में प्रोनाउन का कैसे यूज करना है तो हम पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी को रखा जाता है, सेकंड पर्सन में यू को रखा जाता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे को रखा जाता है। इन सब का हिंदी अर्थ हमें पता है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, ही और सी लड़के के लिए, पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए सी का। और कोई भी निर्जीव पदार्थ हो, जानवर हो, छोटे बच्चे हो, उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। और अगर संख्या में ज्यादा हो तो दे का प्रयोग किया जाता है। जो आमने सामने लिखे गए हैं फर्स्ट पर्सन यानी आई सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल पूछा जाए तो वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी का प्रयोग किया गया है। इनको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है क्योंकि ये बोलने का काम, स्पीकर है, ये बोलने का काम करते हैं, इसलिए फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जो सुनने का कार्य करते हैं और थर्ड पर्सन यानी जिनके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन में आते हैं। अब इनका यूज किस प्रकार किया जाता है, इनके कौन कौन से केस होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इन सबको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। आई और वी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको कौन सा केस बोला जाता है, इनके अन्य केस कौन से होते हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। एक लिस्ट बना रहा हूं, वहां पर उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने पर्सन की टेबल बनाई गई है। फर्स्ट पर्सन में हमने रखा है प्रोनाउन आई और वी को, इसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो नॉमिनेटिव केस भी इनको कहा जाता है। ये प्रोनाउन की जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नरेशन पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। कहां पर यूज होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये टेबल हमें याद होनी जरूरी है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई यानी मैं, वी यानी हम। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता है आई और वी। पजेसिव, एडजेक्टिव
और पजेजिव प्रोनाउन। यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना है, हम लगभग माई को प्रोनाउन के अंदर रख देते हैं, जबकि ये जो माई है वो प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, पजेजिव। तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस हो गया आई, पजेजिव एडजेक्टिव होता है माई, ऑब्जेक्टिव जो केस है वो होता है मी, और पजेजिव प्रोनाउन आई का होता है माई। उसी प्रकार वी फर्स्ट पर्सन है, पजेजिव एडजेक्टिव वी आवर, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और प्रोनाउन होता है आवर्स। तो फर्स्ट पर्सन में याद रखना है दो जने हैं, दो बंदे हैं, आई और वी। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में है केवल एक ही, यू। सब्जेक्टिव केस पजेजिव एडजेक्टिव होता है योर, ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, और उसके बाद में पजेजिव जो प्रोनाउन होता है वो होता है योर्स। थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। यू का मतलब तुम, अपने शब्दों में कहें तो आप। ही यानी वह, थर्ड पर्सन में लिखा हुआ है ही, सब्जेक्टिव केस, उसके बाद में जो पजेजिव एडजेक्टिव होता है हिज, ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और पजेजिव प्रोनाउन हिज। सी का भी इसी प्रकार, सी हर, हर और हर्स। इट का इट, इट्स, इट और इट्स, और दे का दे, देयर, देम और देयर्स। अब हमें ये लिस्ट जो चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को जरूर याद करना पड़ेगा, और अब इनका कहां पर कैसे यूज किया जाता है और कैसे वाक्यों में ये काम आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव केस के बारे में बात करते हैं, और साथ में पजेजिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। जो सब्जेक्टिव केस है, पजेजिव एडजेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव केस है, इसको समझने के लिए हम ध्यान रखते हैं कि तीन भाई के हिसाब से मान लेते हैं, ये तीन भाई है, ये सब्जेक्टिव है, ये पजेजिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये मान लेते हैं कि इनके बीच में जब बंटवारा होता है तो एक चीज आ जाती है वर्ब, कि जब भी इन केस का जब हम बंटवारा करेंगे तो इनके बीच बंटवारा करने के लिए वर्ब का यूज किया जाएगा। जो एक नंबर भाई है वो कहता है कि मैं कभी भी वर्ब से उस साइड में नहीं जाऊंगा, और जो 3 नंबर है वो कहता है मैं भी वर्ब के इस साइड में नहीं आऊंगा। यानी कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि मेन वर्ब के बाद में ही आएगा, मेन वर्ब से पहले नहीं आएगा। अब बीच में पजेजिव एडजेक्टिव आ जाता है। पजेजिव एडजेक्टिव कहता है कि मैं वर्ब के इस साइड भी आ जाऊंगा और इस साइड भी आ जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब भी आऊंगा मेरे साथ में नाउन होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव क्या कहता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन की परिभाषा बताता है ना, सॉरी, पजेजिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा वर्ब के इस साइड में भी आएगा और इस साइड भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है, लेकिन कंडीशन होगी इसके साथ में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। जब नाउन होगा तो ये वर्ब के उस साइड भी और उस साइड भी बिना नाउन के पजेजिव एडजेक्टिव नहीं आ सकता। जैसे कि माई, अगर हम ऐसे लिखेंगे माई इज गोइंग टू स्कूल तो ये वाक्य नहीं है। अगर ये लिखेंगे माई ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल तो जो ब्रदर है वो क्या है, नाउन है। तो ये लिस्ट है, इसको हमें याद करना है, नरेशन में बहुत ज्यादा काम आएगी। इन पर्सन को चेंज करना, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन कौन होता है, कैसे इनको चेंज किया जाता है। प्रयोग मैंने बता दिया। सब्जेक्टिव केस हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा, आई आएगा तो मेन वर्ब से पहले आएगा, वी भी मेन वर्ब से पहले, और सभी इस प्रकार मेन वर्ब से पहले आए तो सब्जेक्टिव केस आएंगे। पजेजिव जो एडजेक्टिव है ये मेन वर्ब से इधर भी आ सकता है और मेन वर्ब के बाद में भी आ सकता है, बस शर्त क्या है कि इसके साथ में नाउन होता है। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा मेन वर्ब के बाद में ही आएगा, मेन वर्ब से पहले कभी भी नहीं आ सकता है, और ये है पजेजिव प्रोनाउन।
तो देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं, वो एक वाक्य बनाकर देखते हैं कि इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। तो याद करना बनवार करके तो एक बार हम साथ में याद करते हैं सब्जेक्टिव केस को। आई, माई, मी, उसी प्रकार वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट और दे, देयर, देम। नियम याद में रखना है और कैसे यूज होता है उसके बारे में। एक यहाँ पर यू यहीं पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी यू, तो कैसे पता चलेगा? केवल और केवल वर्ब के माध्यम से। अगर वर्ब से पहले आ रहा है यू तो ये सब्जेक्टिव केस है और वर्ब के बाद में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। वाक्य समझते हैं कुछ। आपके सामने कुछ वाक्य लिखे गए हैं, सर्वनाम वाले वाक्य हैं। इनका कैसे यूज करना है, कैसे अंग्रेजी में ये सेंटेंस बनेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा था। सभी के सभी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य है। किसी में भी लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज नहीं किया गया है और कहीं भी वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है और काम करने वाला इस वाक्य में सभी वाक्यों में दिखाई दे रहा है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले वाक्य में देखेंगे कि कर्ता काम को करने वाला कौन है। मैं मेरे भाई के साथ शतरंज खेल रहा हूं। तो सबसे पहले खेलने का काम कौन कर रहा है, यानी हमें जब सब्जेक्ट ढूंढना हो तो कौन लगा दें तो हमें आंसर मिलता है कि शतरंज कौन खेल रहा है, कर्ता कौन है, खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं। यानी कि ये जो मेन वर्ब है किसकी क्रिया हो रही है, पहले ही बताया था, लास्ट में लगा दो। किसकी क्रिया हो रही है, आंसर मिलेगा खेलने की। तो खेलना जो क्रिया है मेन वर्ब है। इससे पहले मैं का यूज किया जा रहा है यानी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं को इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस होता है आई। उसके बाद में मैंने बताया था हिंदी से पूरा अलग है। हिंदी में वाक्य इस प्रकार चलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इस साइड से आते हैं। तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट आई, उसके बाद में रहा हूं। इससे हमें टेंस का पता चल रहा है, यानी कि ये सहायक क्रिया है जो हमें बता रही है कि काम कब हो रहा है या कब हो रहा था। तो यहाँ पर रहा हूं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। हमारा अभी सब्जेक्ट काम को करने वाला मैं हूं, खेलने का काम मैं कर रहा हूं, तो आई के साथ प्रयोग किया जाता है एम का। तो यहां पर लगा देंगे आई एम। उसके बाद आती है मेन वर्ब, किसकी क्रिया हो रही है, खेलने की। तो खेलने को कहते हैं प्ले। और कंटिन्यूअस कोई सा भी टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगा देंगे, प्ले के साथ में लगा दिया प्लेन। फिर मैंने कहा था या तो यहां वर्ब से प्रश्न पूछ लो या फिर आगे देख लो, जो नाउन है वही या प्रोनाउन वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर इसके आगे लगा दूं मैं क्या खेल रहा हूं तो आंसर मिलेगा शतरंज। तो शतरंज को कहते हैं चेस। लास्ट में है मेरे भाई के साथ। तो ध्यान रखना है जब भी प्रीपोजिशन आते हैं, ये प्रीपोजिशन है विद। प्रीपोजिशन का जो प्रयोग होता है वो नाउन से पहले होता है, इसलिए के साथ को पहले लिखेंगे विद। अब अकेला भाई है या फिर मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा यानी माई। और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये वर्ब के बाद में भी आ सकता है, वर्ब से पहले भी आ सकता है, लेकिन इसके साथ में क्या आएगा, नाउन। तो यहाँ पर भाई क्या है, नाउन है, इसलिए लिखेंगे सबसे पहले माई। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया ब्रदर। वापिस बता रहा हूं,
सबसे पहले सब्जेक्ट काम को करने वाला मैं, प्रोनाउन है, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाई एम, कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी आएगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग क्या खेल रहा हूं, चेस, फिर आगे पर्सन पूछा किसके साथ, तो विद माय ब्रदर। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है हम हमारे मैदान में दौड़ रहे हैं। तो मैदान एक संज्ञा है, मैदान के बारे में बताया जा रहा है कि मैदान की विशेषता कि किसका है, हमारा है। तो हमारा को इंग्लिश में कहते हैं अवर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आना चाहिए, तो नाउन मैदान है हमारे पास में, इसका मतलब ये हमारे मैदान, यानी कि हमारे को कहेंगे अवर, मैदान को कहेंगे ग्राउंड। हम हमारे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो सबसे पहले कौन दौड़ रहा है, तो हमें सब्जेक्ट आंसर मिला हम। तो मेन वर्ब से पहले या बाद में, क्योंकि सबसे पहले करता आता है तो मेन वर्ब तो बाद में आएगी, यानी सब्जेक्टिव केस है, तो हम वी को क्या कहते हैं, वी। वापिस वही हेल्पिंग वर्ब, दौड़ रहे हैं, वी क्या होता है, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम। एस फॉर सिंगुलर, हम सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, आई के साथ एम का प्रयोग, इसका मतलब प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग किया जाएगा, तो वी के साथ लगा देंगे आर। किसकी क्रिया हो रही है, आगे आंसर मिला दौड़ने की, दौड़ने को रन कहते हैं, लेकिन वापिस रहा है, रही है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो चौथी फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी, तो रन के साथ लगा देंगे रनिंग, वी आर रनिंग, हिंदी अर्थ होगा हम दौड़ रहे हैं। आगे प्रश्न पूछा कहा, हमारे मैदान में, तो ये जो मैं है ये प्रीपोजिशन है, वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इस प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आना चाहिए, तो हमारा मैदान यानी कि मैं को इन कहेंगे, और हमारा यानी अवर, मैदान यानी ग्राउंड। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ब के बाद में भी आ सकता है, मेन वर्ब से पहले भी आ सकता है। तो वापिस वी आर रनिंग इन अवर ग्राउंड। अगला है उसने मुझे एक किताब दी। अब जब हम प्रोनाउन सर्वनाम पढ़ते हैं तो हम बस यही ध्यान रखते हैं कि ही का मतलब तो वह होता है। अब उसने को क्या कहते हैं, यहां पर समस्या आ जाती है। तो काम, किताब देने का काम किसने किया, उसने। तो यहाँ पर वह मुझे किताब, उसने मुझे किताब दी, या वह यानी किसके लिए यूज किया गया है, ही के लिए या फिर सी के लिए। यहाँ पर जेंडर पता नहीं है कौन है, तो हम ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। सब्जेक्टिव केस है तो उसने यानी सीधी बात है ही या सी, हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो किताब देने का काम उसने किया है, तो उसने को सब्जेक्टिव केस ही। पास्ट सिंपल टेंस है, और पार्ट सिंपल का ये सिंपल सेंटेंस है। जो सिंपल सेंटेंस होता है पार्ट सिंपल का, उसके अंदर कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। हमने सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है, एक इसी टेंस में आती है, वो भी सिंपल सेंटेंस है, इसमें नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आएंगे क्रिया, मेन वर्ब में किसकी क्रिया हुई, आंसर मिला देने, देना को कहते हैं गिव। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो आ जाएगा गिव, सेकंड फॉर्म गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, नहीं आएगी, क्योंकि पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है। उसने को ही कहेंगे या सी, जो चाहे वो कह सकते हैं। अब आगे है मेन वर्ब, तो देने की क्रिया हुई, देने को कहते हैं गेव। उसने दी, आगे प्रश्न पूछा क्या दी, एक किताब, तो किताब के बारे में बताया जा रहा है, तो ए बुक। अब यहां पर है मुझे, मुझे यानी
मैं, तो मैं को तो इंग्लिश में कहते हैं आई। उसके बाद में केस लिखा था आई, माई, मी, ये सब्जेक्टिव केस है। मेन वर्ब गेव है, इससे पहले आता तो आई का प्रयोग करते, तो मेन वर्ब तो आ चुकी है, मेन वर्ब से पहले तो ही या सी आया हुआ है, सब्जेक्टिव केस तो उसने है, ने कि मैंने है, तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा माई, ये पॉजिटिव है, इसके साथ नाउन आता है, यहाँ पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आगे है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का रूल होता है कि हमेशा मेन वर्ब के बाद में आता है, तो हमारे वाक्य में मेन वर्ब गेव आया हुआ है, इस मेन वर्ब के बाद में आ रही है मुझे, इसका मतलब है कि यहाँ मैं आई नहीं कर सकता, क्योंकि जब आई करूंगा तो मेन वर्ब के बाद में कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आई नहीं होगा, जबकि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, टू मी, उसने मुझे एक किताब दी। तो यहाँ पर ये मुझे समझ में आया होगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है तो आई नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद में ही आता है। उसके बाद उसी प्रकार ये है, सीता उसके घर गई, कौन गई, सीता, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता है। तो सबसे पहले सीता, इसमें भी पार्ट सिंपल है, बाकी सिंपल जो सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए किसकी क्रिया हुई, जाने की, गो, वेंट, गॉन। तो सबसे पहले सीता, जाने की क्रिया हुई, सेकंड फॉर्म आएगी, पार्ट सिंपल है, तो यहां पर वेंट, कहां गई, टू। अब बताओ ये घर संज्ञा है या नहीं, जब घर संज्ञा है तो घर की विशेषता बताई जा रही है कि ये उसका घर है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किसके एक है या कई सारे हैं, तो हम यही मानेंगे उनके घर नहीं गई, उसके घर गई, यानी कि एक वचन के बारे में, एक सिंगुलर के बारे में बात की जा रही है, तो हम ही या सी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। अगर ही है तो ही का हिज, हिम, सी है तो हर, हर, उसका घर, उस घर पर उसका अधिकार है, उस घर की विशेषता बताई जा रही है कि उसका है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो उसका घर यानी कि हम मान लेते हैं हर, और घर को होम। अगला है रमेश ने हमें एक उपहार दिया, तो देने वाला कौन है, रमेश, सब्जेक्ट, किसकी क्रिया हुई, देने की, यानी कि मेन वर्ब, मेन वर्ब का प्रश्न पूछा क्या दिया, एक उपहार, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट, किसे दिया, हमें, हमें क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। एक उपहार ये नाउन है, तो नाउन भी हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है और सब्जेक्ट बन सकता है। एक ऑब्जेक्ट तो ये है, एक ऑब्जेक्ट है हमें, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही हमारे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनते हैं, तो ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट वाक्य कहा जाता है इनको। जब डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो एक चीज निर्जीव होती है और एक चीज लगभग प्रोनाउन के रूप में यूज की जाती है, एक सजीव एक निर्जीव। जो सजीव होती है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आगे की बात करेंगे जब पैसिव पढ़ेंगे, और जो निर्जीव है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया रमेश, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, सिंपल सेंटेंस है, पार्ट सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधी मेन वर्ब आएगी। किसकी क्रिया हुई, देने की,
देने को कहते हैं गिव। पार्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म गेव। यहाँ पर पार्ट सिंपल है तो यहाँ पर आएगा गेव। अगर डबल ऑब्जेक्ट होता है तो डबल ऑब्जेक्ट जब भी होता है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद में जो सजीव होता है उसका यूज किया जाता है। यानी कि एक उपहार निर्जीव है, हमें क्या है, सजीव है, इसलिए यहाँ पर सजीव आएगा। तो सबसे पहले हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, और ये सब्जेक्टिव केस है। जबकि हमारे पास मेन वर्ब आ चुकी है और मेन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, यानी कि वी का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते। अब वी का प्रयोग नहीं होगा तो अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी पॉजिटिव केस होता है आवर और ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। तो यहाँ पर मेन वर्ब के बाद में आ रहा है तो यहाँ पर वी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे अस। ये डबल ऑब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव का यूज किया जाता है। अस क्यों आया, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में आ रहा है हमें, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या दिया, एक उपहार, ए उपहार को गिफ्ट। ये वाक्य कुछ समझ में आए होंगे। हम 4-5 वाक्य और करेंगे प्रोनाउन के ऊपर ताकि हमें और समझ में आए और उनको अलग अलग करके देखते हैं। ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रोनाउन की सहायता से वाक्य बना रहे थे। अब और सेंटेंस बनाते हैं कुछ कि वाक्य कैसे बनते हैं। यहाँ पर एक बार सब्जेक्ट, एक और वाक्य लेते हैं कि उसने मुझे कल पढ़ाया, ये वाक्य है। उसने, मैंने पहले ही कहा था कि सभी जगह वह का यूज करना जरूरी नहीं है, वाक्य में उसने भी आ सकता है, उन्होंने, हमने, मैंने, कुछ भी आए तो उसने यानी कि एक वचन है, यहां पर सब्जेक्ट है, पढ़ाने का काम किसने किया, उसने, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कहीं पर भी नहीं आया हुआ है, प्लस इसमें कर्ता सब्जेक्ट भी आया हुआ है, छुपा हुआ नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसने पढ़ाया था। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वापिस पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कैसे मिलेगी, किसकी क्रिया हुई, आंसर मिला पढ़ाने की, यानी कि ये हमारी मेन वर्ब है। पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच। लेकिन पार्ट सिंपल टेंस है, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है TAUGHT टोट, थर्ड फॉर्म भी यही होती, यानी कि हमारी मेन वर्ब है वो है पढ़ाना। उसके बाद में किसे पढ़ाया, दो चीजें लिखी हुई, वापस वर्ब को प्रश्न पूछा आगे कि हमें आंसर ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन या प्रोनाउन, जबकि यहाँ कल तो एडवर्ब के रूप में है। तो किसे पढ़ाया, मुझे, यानी कि पढ़ाने का काम मुझे किया था, यानी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा वह रहा है, तो पढ़ाया मुझे है, तो ये मैं क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये अतिरिक्त जानकारी दी गई है कि कब पढ़ाया, तो ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, वर्ब की विशेषता बता रहा है, पढ़ाया कब पढ़ाया, कल पढ़ाया, तो ये हमारी एडवर्ब। तो सबसे पहले वाक्य बनाएंगे, तो जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। तो उसने, यानी कि पता नहीं है लड़की भी है या लड़का है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, यहां पर हम सब्जेक्ट मान लेते हैं दोनों को, सी या ही, इनमें से एक मान लेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, नहीं आएगी, उधर से आएंगे तो मेन वर्ब है टीच, लेकिन पार्ट सिंपल है तो सेकंड फॉर्म आएगी टू। उसने पढ़ाया, तो मेन
वर्ब है ये, और मेन वर्ब के बाद में हम यूज करेंगे यह प्रोनाउन है। पढ़ाया, पर्सन पूछा किसे पढ़ाया, तो मुझे पढ़ाया, यानी मुझे यानी मैं। ये तो सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस मेन वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब तो आ चुकी है, मेन वर्ब से पहले तो ही या सी आया होगा, तो हमें मेन वर्ब के बाद में यूज करना है। ये हमें पता है कि मुझे मैं का ही रूप है, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। अब मुझे को क्या कहेंगे, तो सब्जेक्टिव केस हो नहीं सकता, मेन वर्ब से पहले आता। पॉजिटिव केस होता है तो उसके साथ नाउन आता है, नाउन ऊपर वाक्य में कहीं पर भी नहीं है, यानी मेरा नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये पॉजिटिव केस नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी। मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मी का प्रयोग करेंगे, ना कि आई का, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो मुझे यानी यहाँ पर हो जाएगा मी। शी या ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं बताया हुआ है, लेकिन ये जरूर बताया कब पढ़ाया, कल। कल यानी बीती हुई बात है, जो दिन गुजर गया उसके बारे में बात हो रही है। इसका मतलब कल को यहाँ पर कहेंगे यस्टरडे। तो थोड़ा समझ में आया होगा कि किस प्रकार प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होता है और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होता है। 2-3 और वाक्य बनाते हैं, उसके माध्यम से हम सीखते हैं कि वाक्य कैसे बनेंगे। अगला वाक्य है, वह तुम पर हंसा था। ये भी वाक्य पार्ट सिंपल का है, सिंपल सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो सबसे पहले हंसने का काम किसने किया, उसने, यानी वह। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद में हम अगला प्रश्न पूछे कि किसकी क्रिया हुई, तो हंसने की क्रिया हुई। हंसने को कहते हैं लाभ। किस पर हंसा, तुम पर। तो जब भी लाभ जो हेल्प मेन वर्ब के रूप में आता है, तो लाभ के साथ में एक प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ही। और किस पर हंसा, तुम पर, यानी ये हमारा प्रोनाउन है। हंसा ये नहीं था, लेकिन तुम पर हंसा था, यानी कि हंसने का कार्य जब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है तो क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट को और वर्ब को साथ में मिलाकर पर्सन पूछ लेते हैं, तो आंसर मिल जाता है कि यानी वह किस पर हंसा था, आंसर मिला तुम पर, यानी कि यह हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले कर्ता वह यानी लड़का है, इसलिए सब्जेक्टिव केस आ जाएगा ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, मेन वर्ब वही बात, सेकंड फॉर्म लाभ, साथ में एट का यूज किया जाएगा। तो यहां पर ये जो लाभ है ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो तुम आ रहा है मेन वर्ब के बाद में, तो तुम सेकंड पर्सन है, यू, योर, यू। ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस का क्या रूल होता है कि सब्जेक्टिव हम अपने ट्रिक में लिखें तो मेन वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस आता है और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहां पर मेन वर्ब के बाद में तुम आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम सब्जेक्टिव केस नहीं कह सकते, लेकिन होता सेम ही है। सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, लेकिन यहां मैं कह दूं कि ये सब्जेक्टिव केस है, नहीं, ये सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, यानी कि ये यू है, वो ऑब्जेक्टिव केस है। थोड़ा समझ में आया होगा कि किस प्रकार ये वाक्य बनाए जाते हैं, प्रोनाउन को कहां पर कैसे यूज किया जाता है। आपको होमवर्क के रूप में 10 वाक्य दिए जाएंगे, आप उन वाक्यों को करोगे। अभी तक हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्टिव जो केस होता है और
ये ऑब्जेक्टिव केस जो होता है इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हम याद रखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि मेन वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। और एक केस और बचा हुआ है पॉजिटिव, जो हम एडजेक्टिव है उसका प्रयोग मैंने कहा था मेन वर्ब से इधर भी हो सकता है और मेन वर्ब के इधर भी हो सकता है। बस पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा तो पक्का उसके साथ में एक नाउन आना जरूरी है। जैसे मेरा भाई जयपुर जा रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन जा रहा है, यानी जयपुर कौन जा रहा है, कर्ता कौन है, मेरा या मेरा भाई, दोनों ही है। तो मेरा भाई, भाई संज्ञा है और संज्ञा के ऊपर भी उसकी विशेषता बताई जा रही है कि भाई किसका केवल और मेरा ही है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो मेन वर्ब से पहले आ सकता है और यहाँ पर सब्जेक्ट यही है। तो कंडीशन भी पूरी हो रही है कि जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा उसके साथ नाउन आएगा। तो माई और भाई है ये नाउन है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट बन सकता है। मेन वर्ब से पहले भी आ सकता है, मेन वर्ब के बाद में भी आ सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है माई ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब रहा है, रही है, मेरा भाई सिंगुलर दिखा रहा है, इसका मतलब एस फॉर सिंगुलर इज। जाने की क्रिया हो रही है गो के साथ में आईएनजी। कहां जा रहा है, टू जयपुर। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो मेन वर्ब से पहले भी आ सकता है और मेन वर्ब के बाद में भी। जैसे मैंने कल तुम्हारे भाई को देखा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, पार्ट सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखने का काम किसने किया, मैंने। तो मेन वर्ब से पहले करता है यानी मैंने यानी मैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस आई, पार्ट सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो मेन वर्ब किसकी क्रिया हुई, देखने की। देखने को सी कहते हैं और पार्ट सिंपल टेंस है तो सेकंड फॉर्म यानी कि सा, एस ए, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो हमें यहाँ हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं तो देखने की क्रिया हुई आई सा, मैंने देखा। आगे प्रश्न पूछा किसको, तो भाई को या तुम्हारे भाई को, यानी तुम्हारा भाई, इस भाई के ऊपर तुम्हारा अधिकार है तो भाई नाउन है और तुम्हारा प्रोनाउन। तुम्हारे को योर कहते हैं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आना चाहिए, नाउन आया हुआ। ये मेन वर्ब के बाद में भी यूज हो सकता है, मेन वर्ब से पहले भी यूज हो सकता है। यहाँ पर मेन वर्ब आ चुकी है, अब मेन वर्ब के बाद में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये सही है। आई सा, मैंने देखा। प्रश्न पूछा किसको, तुम्हारे भाई को, तो योर ब्रदर। आगे प्रश्न पूछा कब देखा, तो आगे आंसर आया हुआ है कल, यानी कि बीती हुई बात है तो यस्टरडे। तो दो वाक्य लिखे हुए देख लो, दोनों वाक्यों में एक में पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो मेन वर्ब से पहले आ रहा है, एक में मेन वर्ब के बाद में आ रहा है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज है वो मेन वर्ब से पहले भी हो सकता है और मेन वर्ब के बाद में भी हो सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है। जबकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि सब्जेक्टिव केस मेन वर्ब से पहले आएगा और ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद में आएगा। तो ये आपको प्रोनाउन समझ में आए होंगे, इनका यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने देखा। एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है प्रोनाउन की सहायता से, वर्ब हमने पढ़ ली। ये आज के लिए इतना ही है। आप इन वाक्यों को, जो आपको वाक्य मिलेंगे उन वाक्यों को आप अपनी कॉपी में करोगे
और जो कल आपको आंसर मिलेंगे उसमें से मिलाना है, प्लस आप जितना भी वर्क करते हो वो चेक भी किया जाता है जब चेक करेंगे उस समय, और देख लेंगे उन वाक्यों को। आज के लिए इतना ही। अब हम कुछ वोकेबलरी करेंगे। हमारे ऑन वॉयलेंस 10 मीनिंग कल कर चुके थे, आज 10 और करते हैं। 11वीं मीनिंग है ब्रूटल, BRUTAL। ब्रूटल का मतलब होता है जंगली, यानी जिसका व्यवहार जंगली हो वह ब्रूटल। यानी कि याद करें तो ब्रू से बुरा आदमी कैसा होता है? जंगली होता है। ब्रू यानी बुरा आदमी होता है, वो क्या होता है? जंगली होता है। अगला है BURIED, बेरिड। बेरिड का मतलब ब्यूरी शब्द से बना हुआ है। बेरिड का मतलब होता है किसी चीज को दफना देना। तो अपनी लैंग्वेज में बात करें मारवाड़ी में तो बूर दिया, बूर है, बूर यानी दफना दिया उसको। तो बेरिड का मतलब दफना देना। याद करने के लिए बूर यानी कि बूर दिया। अगला है BURNT, बर्न। बर्न का मतलब होता है किसी चीज को जला देना। फर्स्ट फॉर्म होती है बर्न, BURN। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो बर्न का मतलब जला देना। याद करने के लिए अपनी लैंग्वेज में कहें तो बर्न यानी बाल दिया, तो उससे हम याद रख सकते हैं। अगली है VAPOURISED, वेपराइज्ड। वेपराइज्ड का मतलब होता है किसी चीज को हम भाप बनाकर, या किसी वस्तु का हम जब भाप बन जाती है तो वह वेपराइज्ड कहलाती है। याद करने के लिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है वाप, वाप से भाप। वाप से क्या याद रखेंगे? भाप, यानी कि किसी चीज की भाप बना दी, यानी कि वह वेपराइज्ड कहलाती है। उसके बाद में अगली मीनिंग है एग्रेसिवनेस, AGGRESSIVENESS। एग्रेसिवनेस का मतलब होता है आक्रामकता। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एंग्री, यानी कि एंग्री शब्द मिलता है। एंग्री शब्द से याद कर सकते हैं। एग्रेसिवनेस का मतलब होता है आक्रामकता, यानी कि जिसको गुस्सा आता है वो आक्रामक होता है, यानी कि एंग्री शब्द यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगली मीनिंग है मिजरी, MISERY। मिजरी यानी दुख। किसी चीज के जो दुख होता है उसको मिजरी कहा जाता है। मिजरी याद करने के लिए हम मिस्री याद कर सकते हैं। मिस्री पढ़ लेंगे हम इसको एक बार। तो मिस्री का मतलब हम जब ज्यादा मिस्री का यूज करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगी? दुखदायी होगी, हमें दुख देगी। यानी कि मिजरी का मतलब क्या होता है? दुख, सैडनेस। उसके बाद में अगली मीनिंग है कांस्टेंट, CONSTANT। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। कोई काम लगातार किया जाता है तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। ऐसा कौन सा टेंट है जो लगातार लगा हुआ मिलेगा? ऐसा कौन सा टेंट है जो लगातार मिलेगा, यानी कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। अगली मीनिंग है कंसिडरेशन, CONSIDERATION। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार, या अपने जो भाव होते हैं कि इस चीज पर आप कंसिडर करना, ध्यान देना, वो कंसिडरेशन होता है। हमारा विचार हमेशा राशन की दुकान पर रहता है कि कब राशन बंटने आएगा, वही कंसिडरेशन यानी कि विचार। राशन शब्द आ जाएगा, कौन सा? राशन, उसके ऊपर विचार किया जाता है। अगला है इग्नोरेंट, IGNORANT। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ या अनजान। अनभिज्ञ या अनजान को नो रेंट से हम कर सकते हैं। जिसके पास रेंट यानी किराया, जिसके पास किराया नहीं होता है वो अपने किराए के बारे में अनभिज्ञ रहता है, क्योंकि उसके पास नो रेंट यानी कि कोई किराया नहीं है, इसलिए वो अनभिज्ञ रहेगा, अनजान बनेगा कि मुझे तो पता ही नहीं कब महीना पूरा हो गया। लास्ट में है ब्लिस, BLISS।
डबल एस। ब्लिस को याद करने के लिए हमें ब्लेसिंग शब्द यूज करना है। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। जब हमें आशीर्वाद मिलता है तो हमें क्या मिलती है? पूर्ण प्रसन्नता मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मीनिंग्स करनी है आपको और याद करते। धन्यवाद।